बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने पोर्ट्स के बारे में, बेसिक पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। उन बेसिक पोर्ट्स में हमने 9 डिफरेंट किस्म के पोर्ट्स को स्टडी भी किया था, जिसमें हमने सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, फायरवॉल पोर्ट, ईसाटा पोर्ट और ऑडियो पोर्ट, इन पोर्ट्स को हमने डिस्कस किया था। हर पोर्ट का एक अलग पर्पस है, ट्रांसफ़र रेट, स्पीड अलग है, हर एक स्पेसिफिकली किसी न किसी तरह से यूज़ होता है। और हम इनमें हमने लास्ट लेक्चर में हॉट स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी किया था, प्लग एंड प्ले के कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी किया था। मुझे उम्मीद है आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, क्लियर होंगे। आज हम बात करेंगे अदर पोर्ट्स के बारे में। कुछ बेसिक पोर्ट्स के अलावा भी कुछ मज़ीद पोर्ट्स भी हैं जो मोस्टली यूज़ नहीं होते, ज़्यादा सिस्टम्स में होते भी नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हम इन पोर्ट्स को भी यूज़ कर लेते हैं। ये बेसिकली 4 डिफरेंट किस्म के पोर्ट्स हैं: MIDI पोर्ट, SCSI पोर्ट, इंफ्रारेड पोर्ट और ब्लूटूथ पोर्ट। अब ये हमारे पास 4 बेसिक किस्म के क्या हैं, पोर्ट्स हैं, और इन पोर्ट्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस पोर्ट के बारे में। ये इस तरह से ये पोर्ट मौजूद होता है और ये बेसिकली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पियानो कीबोर्ड हो गया, उसे हमने अगर सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करना है तो हम उसे किस पोर्ट के साथ कनेक्ट करेंगे? MIDI पोर्ट के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास जो जितने भी पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडियो पोर्ट में हमारे पास क्या होता है, ऑडियो और ऑडियो इनपुट या ऑडियो आउटपुट के लिए हम उस पोर्ट को यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास ये जो आज हम पोर्ट्स स्टडी करें, इनकी भी बेसिक कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई वर्किंग है। जैसे ये पोर्ट हमारे पास बेसिकली क्या करता है, म्यूज़िक को इनपुट करना हो सिस्टम में तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ये करता किस तरह से है कि ये जितने भी सिग्नल्स होते हैं उन्हें कैप्चर करके उनकी डिजिटल फॉर्म बनाता है और फिर सिस्टम में फर्दर आगे सेंड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी उन्होंने बताया है कि इट कैन रिकॉर्ड साउंड क्रिएटेड बाय सिंथेसाइजर्स एंड देन प्रोसेस दीज साउंड्स, यानी कि वो उस साउंड को क्रिएट किस तरह से करता है, थ्रू सिंथेसाइजर्स करता है। और वो क्या है, वो एक चिप है जो क्या करती है, साउंड को डिजिटल फॉर्म में क्रिएट करती है। ठीक है, जब उसकी डिजिटल फॉर्म बन जाएगी तो फिर वो फर्दर तभी प्रोसेस हो सकेगा। Data transfer between computer and MIDI devices at rate of 31.5 kilobit per second। हम ऐसी डिवाइसेस, कंप्यूटर भी क्या है, एक ऐसी डिवाइस जो डिजिटल फॉर्म में डाटा एक्सेप्ट या आगे सेंड करती है। इसी तरह से दूसरी जो डिवाइस हो वो भी, अगर हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस है जिसमें डिजिटल फॉर्म में डाटा सेंड या रिसीव हो रहा है, तो वहाँ पे हमारी ट्रांसमिशन रेट हम क्या कर सकते हैं, मीन हमारे पास जो MIDI पोर्ट है वो भी डिजिटल फॉर्म में ही डाटा को सेंड करना चाह रही है, और इसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी डिजिटल फॉर्म में ही डाटा को प्रोसेस करेगा। तो वो 2 डिवाइसेस आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं और वहाँ पे इनकी ट्रांसमिशन स्पीड या ट्रांसमिशन रेट क्या होगा, 31.5 किलोबिट पर सेकंड के हिसाब से ये ट्रांसमिशन हो रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, ये पोर्ट हमारे पास बेसिकली हमने जैसे पैरेलल पोर्ट को डिस्कस किया था, ये भी सेम पैरेलल पोर्ट की तरह है, लेकिन ये हमारे पास स्पेशल हाई स्पीड पैरेलल पोर्ट है। वो पैरेलल पोर्ट हमने देखा था ओल्डर कंप्यूटर में यूज़ होता है, मोस्टली अब यूज़ नहीं होता, लेकिन अब हमारे पास ये स्पेशल हाई स्पीड पैरेलल पोर्ट यूज़ होता है। और ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, जिसमें डिस्क ड्राइवर्स या प्रिंटर्स वगैरह हो गए, उन्हें कनेक्ट करने के लिए हम मोस्टली इस पोर्ट को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक पोर्ट 15 डिवाइसेस को डेजी व्हील के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मीन पहली डिवाइस को हमने इसके साथ कनेक्ट किया, उसके ऊपर मौजूद एक और पोर्ट होगा, उसके साथ हमने एक और डिवाइस को कनेक्ट किया। इस तरह से एट अ टाइम हम 15 डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद है इंफ्रारेड पोर्ट, इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है, या इसे हम शॉर्टली इंफ्रारेड पोर्ट भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड फास्ट इंफ्रारेड। ठीक है, इसमें हमारी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, ये डाटा को ट्रांसमिट करता है थ्रू इंफ्रारेड लाइट वेव्स। इसमें कोई पोर्ट नहीं होगा, यानी कोई इस तरह से आपको कोई होल शेप में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। इसमें आपके पास एक पॉइंट होता है जहाँ से लाइट निकलती है। ठीक है, और उस लाइट से ही हमारी क्या हो रही होती है, ट्रांसमिशन हो रही होती है। ट्रांसफर रेट इसका क्या है, 4 मेगाबिट पर सेकेंड एंड रिक्वायर्ड्स लाइन ऑफ साइट। इन पॉइंट्स को मैं भी डिस्कस भी करती हूँ कि लाइन ऑफ साइट किस तरह से मोस्टली कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। प्रिंटर्स के साथ यूज़ होगा, डिजिटल कैमरास में यूज़ होगा, लैपटॉप्स में यूज़ हो सकता है, पीडीएस में यूज़ हो सकता है, और ये हमारे पास किसी भी ऐसी डिवाइस जिसमें इंफ्रारेड पोर्ट मौजूद है वहाँ पे हम इसके थ्रू ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ज़्यादा आजकल यूज़ नहीं होता, पहले सिस्टम्स में से ये ज़्यादा यूज़ होता था। होता किस तरह से था कि आपकी डिवाइस में एक पॉइंट होता था जहाँ से क्या निकलती है, इंफ्रारेड लाइट, यानी लाइट वेव्स निकलती हैं। रिसीवर के सिस्टम में भी वो चीज़ मौजूद है। अब जैसे देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये डिवाइस है, इसके इस जगह पे हम कह सकते हैं, या इस जगह पे हम कह सकते हैं कि वो पोर्ट मौजूद है जिससे इंफ्रारेड पोर्ट मौजूद है जिससे लाइट वेव्स निकलेंगी, और सेम इसी तरह से इस डिवाइस के भी यहाँ पे मौजूद है। अब इन्होंने अगर आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो या इसकी जिस जगह पे वो लाइट वेव निकलेगी और इसकी जिस जगह से वो लाइट वेव निकलेगी, इन्हें उन दोनों को आमने सामने रखना होगा, यानी एक इस तरह से ना लाइन फॉर्म में उनकी कम्युनिकेशन हो। ठीक है, अगर एक डिवाइस ये पड़ी है और दूसरी डिवाइस को जी हम यहाँ पे रखते हैं और इनके दरमियान में लाइन ऑफ साइट नहीं है, ये आमने सामने बिल्कुल मौजूद नहीं है, तो ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। या हम कहते हैं आमने सामने लेकिन हम दरमियान में कोई बुक रख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, रुकावट पैदा करेगी, लाइट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगी, कनेक्ट नहीं कर सकेंगी, तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये जो इंफ्रारेड पोर्ट होता है, इस इंफ्रारेड पोर्ट में क्या होना चाहिए कि जो कनेक्शन पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। लाइट एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में डाटा को मूव करवा देती है, लेकिन अगर आपने सामने नहीं होंगे तो फिर वो लाइट, क्योंकि लाइट ने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड करना है। लाइन ऑफ साइट का मतलब भी यही होता है कि वो स्ट्रेट फॉर्म में ही मूव करेगी। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और रिसीवर उसके सीध में मौजूद ही नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, डाटा रिसीवर रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि लाइट में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना सफ़र अपने आप को टेढ़ा करके गुजार दे या खुद से फाइंड आउट कर ले कि रिसीवर कहाँ पड़ा है और उस तक वॉक करके चली जाए, उसको जाके रिसीव करवा दे डाटा। ऐसा नहीं है, उसने एक डिवाइस से निकलना है, बिल्कुल सीध में निकलना है, और अगर रिसीवर उसके सामने बिल्कुल सीध में मौजूद है तो वो रिसीवर को वो डाटा दे सकती है। सीध में मौजूद है लेकिन दरमियान में कोई भी रुकावट मौजूद है, तब भी वो डाटा वहाँ पे रिसीव नहीं कर सकेगा। यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं कि हम नोटबुक कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स से वायरलेसली प्रिंटर में ये डाटा सेंड कर सकते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट डिवाइसेस में आपस में डाटा को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हम इस इंफ्रारेड पोर्ट को बेसिकली यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल ये इसी तरह से काम करता है जैसे हमारा रिमोट कंट्रोल टीवी रिमोट जो होती है, आपने देखा होगा उसके सामने भी एक ना छोटी सी रेड कलर की लाइट सी होती है। अच्छा, अब आपने चैनल अगर चेंज करना है तो क्या आप रूम में किसी भी जगह पे जाके वो प्रेस कर दें बटन उस रिमोट से तो चैनल चेंज हो जाएगा, या आपने म्यूट करना है या आपने वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है, हो जाएगा? नहीं, आपको बिल्कुल उस टीवी स्क्रीन की सीध में क्या करना पड़ता है, किसी बटन को प्रेस करना पड़ता है, तभी वो क्या कहते हैं, लाइट वेव्स में वो जाता है और उस टीवी को क्या कहता है, कम्युनिकेट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो टीवी वर्क करता है। कुछ ऐसे सिस्टम्स भी होते हैं जिसमें हमारे पास ये इंफ्रारेड पोर्ट नहीं होता, यानी उसमें लाइन ऑफ साइट नहीं हो रही होती, उसमें लाइन ऑफ साइट वर्क नहीं कर रही होती। उसमें आप किसी भी जगह पे अगर बटन प्रेस कर देते हैं तो वो वर्क हो जाता है, वो प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है। वहाँ पे और टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, लाइन ऑफ साइट नहीं हो रही होती। सिर्फ लाइन ऑफ साइट कुछ सिस्टम्स में, कुछ टीवी उसमें टीवी में होती है, तो
मकसद वो था कंपेयर करना कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से वर्क करती है। इट इज़ यूज़फुल फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस दैट इज़ फ्री ऑफ ऑब्स्टेकल्स। आपके पास ये शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बैठे हैं और आपका फैलो जैसे आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है वो फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ार में खड़ा है और आप कहीं कम्युनिकेशन हो रही हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंस पे ये काम करता है और फ्री ऑफ ऑब्स्टेकल्स यानी कि दरमियान में कोई रुकावट्स मौजूद ना हो। तभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि दरमियान में बुक रख देंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगी वहाँ पे। फिर उसके बाद है ब्लूटूथ पोर्ट। ये अल्टरनेटिव ऑफ इंफ्रारेड पोर्ट है, ठीक है। इंफ्रारेड पोर्ट का अल्टरनेटिव ये किस तरह से है, और ब्लूटूथ पोर्ट को तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने कभी ना कभी ये यूज़ भी किया हुआ होगा। इसमें हम रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं और रेडियो वेव्स को यूज़ करते हुए हम दो डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन करते हैं। 33 फीट के डिस्टेंस में मौजूद आपका जितनी डिवाइसेस होंगी वो आपके ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। इसके लिए बेसिक चीज़ें क्या हैं कि आपका रिसीवर 33 फीट के दरमियान में ही मौजूद है, इससे बाहर ना हो। दूसरा, आपके रिसीवर के पास और आपके पास ब्लूटूथ मौजूद हो। सबसे पहले आप दोनों अपने अपने सिस्टम्स में अपने अपने डिवाइसेस में उस ब्लूटूथ को ऑन करेंगे। उसके बाद आप एक दूसरे के साथ लिंक बनाएंगे और डाटा को शेयर कर देंगे। सिर्फ डिवाइस का 33 फीट के अंदर रहना मौजूद रहना ज़रूरी है, आमने सामने रहना ज़रूरी नहीं है। हमने इंफ्रारेड में देखा कि डिवाइस का शॉर्ट डिस्टेंस पे होना भी ज़रूरी है और आमने सामने होना भी ज़रूरी है, लेकिन ब्लूटूथ में ये चीज़ नहीं है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल आपके टेबल पे पड़ा है और आपका दूसरा फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं लैपटॉप में आपने ट्रांसमिशन करनी थी, वो नीचे कारपेट पे पड़ा है, लाइन ऑफ साइट नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन हो जाएगी, ठीक है। तो डिवाइसेस का आमने सामने मौजूद होना इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिस्टेंस इसमें मैटर करता है। डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस उन्होंने बताया है उसके अंडर जितनी डिवाइसेस आ रही हैं आप उन डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और उनमें डाटा शेयरिंग कर सकते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में स्मार्टफोन्स में वगैरह में और आजकल तो बहुत से लैपटॉप्स में भी ब्लूटूथ पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है, ठीक है। और इनमें फिर इसी तरह से मैंने जैसे आपको बताया कि कनेक्ट करके आप डाटा को शेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम ट्रांसफ़र रेट ब्लूटूथ 1.0 का होता है 1 मेगाबिट पर सेकंड, और इसी तरह से हमारे पास जो ब्लूटूथ 2.0 होती है उसका ट्रांसफ़र रेट होता है 3 मेगाबिट पर सेकंड। ये हमारे पास थे कुछ अदर पोर्ट्स, यानी टोटल हमने कितने पोर्ट्स पढ़ लिए, 9 हमने बेसिक पोर्ट्स पढ़े, अदर पोर्ट्स में हमने 4 और पोर्ट्स पढ़े, तो 13 डिफरेंट किस्म के पोर्ट्स को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेस। अब ये हमारे पास क्या है, ये ओपनिंग एरिया होते हैं हमारे सिस्टम यूनिट पे मौजूद। ये हमारे पास क्या है, ओपनिंग एरियाज़ हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बेस का नेम देते हैं। क्यों यूज़ होते हैं, एडिशनल इक्विपमेंट्स को अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और वो अदर इक्विपमेंट्स या एडिशनल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, वो मोस्टली स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास हम कह सकते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो सकती है या डीवीडी वगैरह हो सकती हैं, तो उनको हम कनेक्ट करने के लिए इन ओपनिंग एरियाज़ को यूज़ करते हैं। कुछ ओपनिंग एरियाज़ हमारे पास सामने मौजूद होते हैं, एक्सटर्नली हमें नज़र आ रहे होते हैं, और कुछ इसी तरह से इंटरनली मदरबोर्ड पर भी मौजूद होते हैं। इन ओपनिंग एरियाज़ को हम क्या कहेंगे, बेस का नेम देते हैं। कुछ हमारे पास जो बेस होती हैं वो हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती हैं और वो डिस्क ड्राइवर्स को होल्ड करने के लिए यूज़ होती हैं, जबकि कुछ हमारे पास किस फॉर्म में होती हैं, वो पोर्ट्स की फॉर्म में होंगी और वो पोर्ट्स की फॉर्म में यूएसबीज़ को कनेक्ट करने के लिए या कार्ड रीडर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। इन्हें हम ड्राइव बेस भी कहते हैं, सिंपल बेस या ड्राइव बेस भी हम इन्हें कह सकते हैं। दो तरह की इसमें टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल या एक्सपोज्ड ड्राइव बेस भी हो सकती है, ठीक है। पहली एक्सटर्नल या एक्सपोज्ड, क्योंकि वो हमें सामने नज़र आ रही होती है, वो इंटरफेस पे मौजूद होती है, सिस्टम यूनिट के आउटसाइड पे मौजूद होती है, ठीक है।
यूज़ क्यों होती है? यूज टू एक्सेस ड्राइव फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम यूनिट। डिस्क ड्राइव को आपने कनेक्ट करना है तो आप उसकी आउटसाइड पे जो एक इंटरफेस है उसमें आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम किस किस्म के ड्राइव्स, डीवीडी ड्राइव, सीडी ड्राइव या कार्ड रीडर्स, फ्लैश मेमोरीज यानी यूएसबीज वगैरह को कनेक्ट करने के लिए हम इस एक्सपोज या एक्सटर्नल ड्राइव बे को यूज़ करते हैं। इंटरनल या हिडन ड्राइव बे भी होती है जो हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होती है और उसमें हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेनी है तो वो भी आप एक्सपोज्ड के साथ कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल होती है, लेकिन जो आपकी इंटरनल जो हार्ड डिस्क होती है उसे आप क्या करते हैं, इंटरनल या हिडन ड्राइव बे में आप उसे कनेक्ट करते हैं। तो ये दो तरह की हमारे पास बेस होती हैं, एक्सपोज्ड और या हिडन, या एक्सटर्नल या इंटरनल। एक्सटर्नल में हम एक्सटर्नल ड्राइव्स, डीवीडी या सीडी वगैरह को कनेक्ट करते हैं। इंटरनल में हम हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बेस का टॉपिक भी क्लियर होगा। इसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट था कि ये हमारे पास ये कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, ओपनिंग एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम डीवीडीज़ वगैरह को या सीडीज़ वगैरह को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से यूएसबीज़ या अपनी पोर्ट्स के थ्रू हम किसी एडिशनल डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के ये बेस मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक की, जो कि है पावर सप्लाई एंड बैटरी। पावर सप्लाई एंड बैटरी हमारे सिस्टम में ना, हम जैसे अगर कंप्यूटर की बात करें तो हमारे पास जो आउटलेट होता है, वाल आउटलेट, यानी हमारे जो घर की बिजली होती है जिसमें हम अपने कंप्यूटर का स्विच इंसर्ट करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो उस वाल से जो हमारे सिस्टम की तरफ करंट मूव करके आ रहा होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी करंट। वो वेरी कर रहा होता है, वो 110 या 240 वोल्ट्स का होता है। अल्टरनेटिंग करंट हमारे आउटलेट्स में जो हमारे करंट मौजूद होता है वो एसी करंट होता है। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर में अब एक डिवाइस नहीं होती, हमारे कंप्यूटर में बहुत सी डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस होंगी, आउटपुट डिवाइसेस होंगी, बहुत सी डिवाइसेस होंगी। मोस्टली डिवाइसेस को डायरेक्ट करंट की ज़रूरत होती है, डीसी करंट की। आउटलेट से डाटा करंट किस फॉर्म में आ रहा है, एसी फॉर्म में, और हमारे सिस्टम को किस फॉर्म का करंट चाहिए, डीसी फॉर्म का। और डीसी फॉर्म में भी उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 3 to more than 15 वोल्ट्स। ठीक है, इसके दरमियान, उसकी 315 के दरमियान में उसको वोल्ट्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे कि आउटलेट से हमारा एसी करंट और सिस्टम को हमारा डीसी करंट चाहिए, तो हम यहाँ पे पावर सप्लाईज को यूज़ करते हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट में ये पावर सप्लाईज मौजूद होते हैं। हमारे कंप्यूटर्स में पहले से ही ये पावर सप्लाईज मौजूद होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि ये एसी करंट को रिसीव करते हैं और उसे डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा ये वोल्टेज को डिक्रीज़ भी करते हैं, जितना कंप्यूटर को वोल्टेज चाहिए, क्योंकि हमारी आउटलेट्स में क्या होता है, हम कह सकते हैं हाई वोल्टेज करंट मौजूद होता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर को ज़्यादा वोल्टेज के करंट की ज़रूरत नहीं होती। हम अपने कंप्यूटर को हाई वोल्टेज करंट देना लग जाएं तो हमारे डिवाइसेस डैमेज हो सकती हैं। क्यों? उसे इतना करंट नहीं चाहिए जितना वो ले रहा है, उसकी वजह से वो डैमेज हो जाएगी। तो पावर सप्लाई क्या करता है, एक तो उसका काम ये है कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता रहेगा। दूसरा उसका काम ये भी है कि वो वोल्टेज भी मैनेज करेगा कि अगर डिवाइस को कम वोल्टेज चाहिए तो उसे कम वोल्टेज दे, वो उसे ज़्यादा वोल्टेज दे के डैमेज ना करे। इसका अपना एक फ़ैन होता है जो क्या कर रहा होता है, इसे कूल कर रहा होता है, क्योंकि इसने सारा काम ही करंट पे करना है। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, और हीटअप हो जाएगा तो फिर पूरा सिस्टम हीटअप हो जाएगा और सारा सिस्टम काम करना छोड़ देगा। इसलिए इसके अपने फ़ैन होते हैं जो उसे रेगुलरली क्या कर रहे होते हैं, हवा दे रहे होते हैं कि ये ज़्यादा हीटअप ना हो।
पावर सप्लाई मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि सारी डिवाइस मदरबोर्ड पे मौजूद हैं और इसने डीसी करंट उन्हीं डिवाइसेस को देना है, तो ये उसके साथ ही कनेक्ट होता है। और कंप्यूटर इसके बगैर काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को डीसी करंट चाहिए और डीसी करंट बना ही हमारा ये पावर सप्लायर ही रहा होता है। अच्छा, ये तो हमारे कंप्यूटर्स की बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हमारे लैपटॉप्स भी होते हैं। अब लैपटॉप्स में हमारा पावर सप्लाई कहाँ पे होता है? एसी अडाप्टर हमारे पास बेसिकली एक एक्सटर्नल पावर सप्लायर है जो यूज़ होता है लैपटॉप्स में या नोटबुक कंप्यूटर्स में बैटरी को चार्ज करने के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लैपटॉप की बात करते हैं। हमारे लैपटॉप में हम क्या करते हैं कि हमारे लैपटॉप में जैसे कंप्यूटर के साथ होता है कि कंप्यूटर का स्विच आप इंसर्ट करेंगे सॉकेट में, ऑन करेंगे और फिर वर्किंग होने लग जाएगी। लैपटॉप में ऐसा नहीं होता। लैपटॉप में आपका लैपटॉप चार्ज होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। चार्जिंग ख़त्म होगी तो आप क्या करेंगे कि उसे उसका चार्जर आउटलेट में लगाएंगे, दूसरे से आप उसे उसको पोर्ट के थ्रू अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देंगे, फिर वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। फिर जब चार्ज हो जाएगा, चार्ज होते हुए भी आप उसे साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। चार्ज हो गया तो आपने क्या किया कि उस बैटरी को रिमूव कर दिया। अब ये जो हमने प्रोसेस किया ना, उसको आउटलेट लगा के उसके अंदर चार्जिंग फिल की, वहाँ पे ही हमारा क्या होता है, एसी अडाप्टर मौजूद होता है जो पावर सप्लाई का ही काम कर रहा होता है। उसने आउटलेट से एसी करंट को लेना है, उसे डीसी में कन्वर्ट करना है वोल्टेज के अकॉर्डिंग, और फिर जाके उस बैटरी को क्या कर देना है, वो करंट प्रोवाइड कर देना है। उसमें वो डीसी करंट स्टोर हो जाएगा और फिर आप उस डीसी करंट को वहाँ से उस बैटरी से यूज़ करते रह सकते हैं। ये हमारे पास देखें एक चार्जर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसमें ये जो हमारे पास बॉक्स सा होता है, आपने अपने चार्जर्स में ये चीज़ देखी होगी, ये एसी अडाप्टर होता है। ये एक्सटर्नल पावर सप्लायर है जो क्या करता है, हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा होता है और हमारी बैटरी को क्या कर रहा होता है, चार्ज कर रहा होता है। If AC adapter fails, it will not recharge battery and it will not provide power to operate the notebook without battery. अगर ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा, यही काम करना छोड़ देगा, एसी से डीसी कन्वर्जन नहीं होगी, बैटरी आपकी चार्ज नहीं होगी। बैटरी आपकी चार्ज नहीं होगी तो आप अपने सिस्टम को, अपने लैपटॉप को यूज़ ही नहीं कर सकते। इस एसी डीसी अडाप्टर भी कह सकते हैं, एसी कन्वर्टर या चार्जर भी हम सिंपली इसे वर्ड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने बात कर ली एक्सटर्नल पावर सप्लाई की या एसी अडाप्टर की। हमने यहाँ पे देखा कि ये कह रहे थे कि ये बैटरी को चार्ज करता है, ये बैटरी को चार्ज करता है। तो वो बैटरी कौन सी होती है और वो बैटरी कहाँ मौजूद होती है और उसे किस तरह से चार्ज करता है। अगर ये चीज़ हम अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन की बात करें तो मेरे ख्याल में आपके कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर होंगे। आपने अपने मोबाइल फ़ोन्स की, अपने स्मार्टफोन्स की बैटरीज देखी हुई भी होंगी। आपका चार्जर मौजूद होता है, आप उसे आउटलेट में लगाते हैं, दूसरे कनेक्टर से आप अपने मोबाइल फ़ोन पे मौजूद पोर्ट के साथ उसे कनेक्ट कर देते हैं। आपका चार्जर आपकी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है। वहाँ पे मौजूद उस चार्जर में ही एसी कन्वर्ट डीसी में कन्वर्ट हो रहा होता है और आपके मौजूद मोबाइल फ़ोन में एक बैटरी होती है जिससे वो चार्ज कर रहा होता है। बैटरी आपने वहाँ पे देखी होगी, इसलिए उस बैटरी को यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। ये बैटरी जो मौजूद है, ये बैटरी है हमारे लैपटॉप्स की। ये बैटरी हमारी प्रॉपरली चार्ज होती है, इसमें डीसी कन्वर्ट मौजूद होता है और वो जो करंट होता है वो तमाम डिवाइसेस को पावर भेजता रहता है। जिसको जितना करंट चाहिए ये बैटरी उसे प्रोवाइड करती रहती है। इस बैटरी की वजह से हम डायरेक्ट आउटलेट के साथ कनेक्ट करके डिवाइस को यूज़ नहीं करते, हम उसे ऐसे ही यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। It can supply power to laptop for several hours depending on how much power it requires. बैटरी पे डिपेंड करता है कि वो कितने घंटों के लिए चल सकती है और उसमें फिर हम अपने डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। To the many devices such as laptops and smartphones use rechargeable batteries. हमारे पास मोस्टली बल्कि हम कहें कि हर तरह के ही लैपटॉप या स्मार्टफोन्स में बैटरीज ही यूज़ हो रही होती हैं रिचार्जेबल, जो हमारी डिवाइसेस को रिचार्ज करती हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिवाइस को चार्ज करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट
टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड। हमने इस चैप्टर में बहुत से कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, हमने मेमोरीज को डिस्कस किया, बसेस को डिस्कस किया, कैश मेमोरी हमने डिस्कस की, हमने बहुत सी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की हैं और हर एक का कोई ना कोई पर्पस था। कोई डाटा स्टोर कर रहा है, कोई डाटा को प्रोसेस कर रहा है, किसी का काम है डाटा को लेके जाना, किसी का काम है कमांड को लेके जाना। हर एक चीज़ की इंटरनली हमने देखी वर्किंग और हर चीज़ का अपना एक काम भी देखा कि वो ये काम करते हैं, इस तरह से काम करते हैं। अब हमारे पास ये सारी इंटरनल डिवाइसेस कहीं ना कहीं हमारी प्रोसेसिंग स्पीड को अफेक्ट कर रही होती हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है रजिस्टर्स। अगर आपके माइंड में आए रजिस्टर्स क्या हैं, थोड़ा सा आप सोचें तो आपको याद आएगा मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर्स स्पेस होती हैं, मेमोरी स्टोरेज एरिया होता है इनसाइड द सीपीयू। प्रोसेसर के अंदर मौजूद स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे डाटा रख के उसके ऊपर प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है। हवा में प्रोसेसर उस पर प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, डाटा को लेगा, उसे रखेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वो जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, मैंने आपको तभी बताया था 2 to 4 बाइट्स हो सकते हैं, 1 to 2 बाइट भी हो सकते हैं। इसका साइज़ ज़्यादा नहीं होता। एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन को उसने प्रोसेस करना है तो उसके अकॉर्डिंग वो उस इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर में रखेगा और प्रोसेस करेगा। अब यहाँ पर रजिस्टर से प्रोसेसिंग स्पीड कैसे इफेक्ट होती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपने एक इंस्ट्रक्शन दी, उस इंस्ट्रक्शन का साइज़ था 4 बाइट, ठीक है, और आपके रजिस्टर का साइज़ है 2 बाइट। आपने उस एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है। आप पहले उस इंस्ट्रक्शन के पहले 2 बाइट लेंगे, क्योंकि रजिस्टर का साइज़ 2 बाइट है, वो 4 बाइट को ले ही नहीं सकता इकट्ठा। तो पहले आप उसमें से आधी इंस्ट्रक्शन लेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसे भेजेंगे। फिर आपने फॉर एग्जांपल पहला प्रोसेस 10 सेकंड में किया है तो फिर दूसरी बाकी 2 बाइट्स को दोबारा लेके आएंगे, उनके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, बाकी दोबारा 10 सेकंड में पूरी इंस्ट्रक्शन आपकी 4 बाइट की कितना टाइम उसने लिया, 20 सेकंड। ठीक है, वैसे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे नैनो सेकंड में हमारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया। तो 20 सेकंड में उसने क्या किया, 4 बाइट को प्रोसेस किया। अगर आपके रजिस्टर का साइज़ होता 4 बाइट, आप इकट्ठा 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा ले सकते थे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते थे और 10 सेकंड में ही आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती। ऐसे ही है ना, क्योंकि इसका साइज़ हमने इंक्रीज़ किया तो उसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन आई तो उसने उसके ऊपर एट अ टाइम प्रोसेसिंग की, जिसकी वजह से आपने देखा पहले 2 बाइट रजिस्टर साइज़ था तो 20 सेकंड में इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हुई। 4 साइज़ हमने किया तो 10 सेकंड में ही हो गई। तो इफेक्ट पड़ा ना स्पीड पे, हमारी स्पीड फास्ट हुई ना रजिस्टर के साइज़ को इंक्रीज़ करने से। तो इसका मतलब क्या है, रजिस्टर हमारी प्रोसेसिंग स्पीड को अफेक्ट करता है। जितना बड़ा साइज़ होगा रजिस्टर का, उतनी तेज़ स्पीड में प्रोसेसिंग होगी। सेकंड इसमें आता है पॉइंट रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने देखा था प्रोसेस्ड डाटा या अनप्रोसेस्ड डाटा, इंस्ट्रक्शंस जो इनपुट डिवाइसेस से जाएं या इंस्ट्रक्शंस जो आउटपुट डिवाइसेस के लिए बनी पड़ी हो, रैम में मौजूद होती हैं। अब रैम में भी जितना ज़्यादा रैम साइज़ होगा, रैम हमारी वर्किंग एरिया होता है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जाती है, वहाँ से फिर फर्दर क्या होती है, हमारे प्रोसेसर के पास जाती है और प्रोसेसर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब इसमें भी रैम साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस वर्किंग एरिया में वर्क करेंगी और उतनी ही ज़्यादा हमारी स्पीड फास्ट होगी। रैम का साइज़ कम है, वर्किंग एरिया कम है, कम इंस्ट्रक्शंस उसमें एक टाइम पे जाके वेट कर सकती हैं, कम इंस्ट्रक्शंस वेट करेंगे तो बाकी जब तक वो रैम फिल पड़ी है हम कोई और वर्किंग कर ही नहीं सकते। तो इसका मीन क्या है कि रैम साइज़ कम होगा, प्रोसेसिंग स्पीड कम होगी। रैम साइज़ इंक्रीज़ कर दिया जाए, वर्किंग एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस उसमें जाएंगी तो प्रोसेसिंग स्पीड हमारी फास्ट हो जाएगी। सिस्टम क्लॉक हमारी इंस्ट्रक्शंस, मैंने आपको बताया भी था एक बार कि हमारी इंस्ट्रक्शंस क्लॉक की टिक पे डिपेंड करती हैं। हमारी सिस्टम की एक क्लॉक होती है और हर टिक पे कितनी इंस्ट्रक्शंस ने क्या होना है, प्रोसेस्ड होना है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी एक एक टिक में कितनी इंस्ट्रक्शंस हों। आपकी एक टिक पे फॉर एग्जांपल 10 इंस्ट्रक्शंस ने एग्जीक्यूट होना है, या आपकी एक टिक पे
बेस इंस्ट्रक्शंस ने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आप टिक के अकॉर्डिंग, सिस्टम क्लॉक के अकॉर्डिंग अपनी प्रोसेसिंग स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं। 10 इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं तो कम है, 20 इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं तो उस 10 के निस्बत उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि वो एक टिक पे 20 इंस्ट्रक्शंस को आप प्रोसेस कर रहा है। आप कहते हैं एक टिक पे इसने 100 इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना है तो उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ होगी। तो सिस्टम क्लॉक पे ही डिपेंड करती हैं हमारी इंस्ट्रक्शंस जिन्होंने प्रोसेस होना होता है। उसके बाद बात आती है बसेस की। बसेस भी हमारी प्रोसेसिंग स्पीड को क्या कर रही होती हैं, अफेक्ट कर रही होती हैं। किस तरह से बसेस हमारी प्रोसेसिंग स्पीड को अफेक्ट कर सकती हैं? देखें, यहाँ पे भी मैं वही चीज़ बोलूँगी कि अगर आपकी बस में, हमने देखा था बस साइज़ डिफरेंट किस्म की होती हैं, आपके पास बस साइज़ में डिफरेंट लाइंस होती हैं, हर लाइन में एक बिट ही लेके जानी होती है। आपकी बस साइज़ फॉर एग्जांपल है जी 8 बिट्स, ठीक है। तो आपका डाटा पड़ा है 32 बिट्स का। 8 बिट्स पहले जाएंगी, फिर उसके बाद अगली 8 बिट्स जाएंगी, 16 होंगे, फिर उसके बाद अगली 8 बिट्स जाएंगी, 24 होंगे, फिर उसके बाद अगली 8 बिट्स जाएंगी तो 32, फिर 32 आपका डाटा पूरा हुआ जिसमें प्रोसेस होना था। ज़्यादा टाइम लगा ना। अगर आपकी बस है ही 32 बिट साइज़ की, एट अ टाइम सारा डाटा चला जाएगा। बस साइज़ इंक्रीज़ करने से आपका ज़्यादा डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाना शुरू कर देता है। तो इसका मीन भी क्या है, बस साइज़ कम होगा तो आपका जो बस साइज़ कम है तो आपका डाटा भी कम मूव करेगा। बस साइज़ ज़्यादा होगा तो डाटा भी आपका डेफिनेटली ज़्यादा मूव करेगा। उसके बाद हमारे पास आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो मेमोरी यानी रैम और हमारे प्रोसेसर के दरमियान में मौजूद होती है। इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं और इसमें हमने पहले ही देखा था कि डाटा हमारा क्या होता है, स्टोर होता है। वो डाटा जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है या रिसेंटली यूज्ड होता है वो कैश मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा और प्रोसेसर जब उससे डाटा लेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोसेसिंग स्पीड तेज़ हो जाएगी। अगर उसने रैम से डाटा लेना है, रैम में ज़्यादा डाटा पड़ा है, उसमें से सर्चिंग भी डिफ़िकल्ट होगी, रैम तक जाना, रैम से वापस आना, डिस्टेंस भी ज़्यादा है तो ज़्यादा उसका टाइम लगेगा प्रोसेसर का। लेकिन क्योंकि कैश उसके साथ ही मौजूद होती है और उसमें डाटा भी कम स्टोर होता है, कम स्टोर डाटा में से डाटा को सर्च करना आसान होता है, आने जाने का टाइम भी नहीं लगेगा, तो उस कैश मेमोरी से जब डाटा लेगा तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड तेज़ होगी। ठीक है। तो अगर आप सिस्टम में ज़्यादा साइज़ के रजिस्टर्स रखते हैं, ज़्यादा साइज़ की रैम रखते हैं, सिस्टम क्लॉक को प्रॉपर्ली एडजस्ट करके रखते हैं, बसेस आप यूज़ करते हैं हाई साइज़ की और कैश मेमोरी को आप यूज़ करते हैं तो आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। इनमें से आप अपने जो हमारे पास डिफरेंट लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनमें यही चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। हम लोग जब कोई डिवाइस ले रहे होते हैं तो हम यही चीज़ें उसमें देख रहे होते हैं कि अच्छा इसकी रैम कितनी है, अच्छा इसमें जो है कैश मेमोरी है कि नहीं, तो सिस्टम क्लॉक वर्किंग क्या है। तो हम इन्हीं चीज़ों को देख के ही अपने डिवाइसेस को प्रेफर करते हैं। जिस किस्म की हमारी नीड्स होंगे उस तरह से हमारी डिवाइसेस हम लेते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें इतनी ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है तो आप कम रैम साइज़ की भी रैम को यूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा रैम की ज़रूरत है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डिवाइस को लेते हैं। तो ये हमारे पास, और इन्हीं के अकॉर्डिंग के किसी का रजिस्टर साइज़ कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी की रैम साइज़ कम या ज़्यादा होगा, इसी के अकॉर्डिंग हमारी ये डिवाइसेस के मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स बन के हम तक पहुंच रहे होते हैं। बेसिक पर्पज़ ही क्या होता है, प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस करना, क्योंकि हमारे सिस्टम में सबसे मेन चीज़, मेन कंपोनेंट ही क्या है, हमारा प्रोसेसर और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो आज हमने एंड कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जो पॉइंट्स आपको नहीं क्लियर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।